पार्टिकल्स पास पास होंगे तो हमारे वहां पर क्या होगी, गुड मॉर्निंग शिवांश, तो पार्टिकल्स जब क्लोजली पैक्ड होंगे तो वो हमारी सॉलिड स्टेट बनेगी। पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते क्यों है, क्योंकि हमारे उसमें हाई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है, हाई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स। तो जब हाई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स होगा और तो वहां पर एक डेफिनेट शेप बनेगा, डेफिनेट शेप बनेगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट में, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट में देख सकते हैं कि बेसिकली यहां पर हमारा डेफिनेट शेप होगा, इसका डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम, हाई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, हाई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, और डेंसिटी भी ज्यादा होगी, हाई डेंसिटी, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं, हाई डेंसिटी। ठीक है, अब कंप्रेसिबिलिटी इनकी बहुत कम होती है। ठीक है, तो लेस कंप्रेसिबल, क्योंकि गैप होता ही नहीं है इनके बीच में, सॉलिड स्टेट के बीच में, तो लेस कंप्रेसिबल होंगे। ठीक है, और क्या बोलेंगे आप इसमें, और क्या बोल सकते हैं, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, हाई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, लेस इंटरमोलिकुलर गैप, लेस इंटरमोलिकुलर गैप, गैप इनका क्या होता है, बहुत कम होता है। गॉट इट। तो ये सारी चीजें हम इनकी प्रॉपर्टीज में देखेंगे। अब सॉलिड स्टेट बेसिकली आ जाते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं सॉलिड, दो टाइप की सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। कौन कौन से, यहां पर देख लो, सॉलिड स्टेट हमारी बेसिकली दो टाइप हो जाएगी। कौन कौन सी हो जाएगी, पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा और एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेसिकली क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेसिकली होते हैं, इनका मेन फंडामेंटल जो पॉइंट है वो क्या है कि जो क्रिस्टलाइन होते हैं उनमें ना एक रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, समझे ना, एक रेगुलर पैटर्न में पार्टिकल्स क्या होंगे, अरेंज होंगे। तो जब रेगुलर पैटर्न में होंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इनका, ये पूछ सकते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प होगा, क्योंकि डिफ्यूज और शार्प दो टाइप के मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। अगर आपका ऑर्डर जो है पार्टिकल्स का डिफ्यूज है तो कहीं मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, कहीं कम, तो एक रेंज बनेगी मेल्टिंग पॉइंट की, है ना, रेंज बनेगी मेल्टिंग पॉइंट की कि हमारा 200 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो रहा मेल्ट होना और 205 तक पहुंच रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली कहीं कहीं पार्टिकल्स पास में है हमारे पास में, कहीं कहीं दूर दूर है, तो इसलिए यहाँ पर रेंज बनती है। लेकिन शार्प मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर रेंज नहीं बनती, सारे पार्टिकल्स हमारे समान दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बोल दें शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। समझ में आ रही है बात सबको, कोई डाउट यहाँ पर किसी को, तो यहाँ पर हम बोल देंगे इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, और यहां पर इसका क्या होगा, डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट, डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट या रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हमारी इसकी रेंज होगी, यहां पर शार्प होगा। अगर बोला मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पे पिघल रहा है ये, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस होते ही वो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में, उसी पॉइंट पे। दैट इज कॉल्ड बेसिकली शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब यहां पर डेफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा, डेफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मतलब जो भी इसमें एनर्जी लगेगी वो एक फिक्स एनर्जी लगेगी, डिफ्यूज नहीं लगेगी। डेफिनेट इंथैल्पी, यहां पर क्या होगा, डिफ्यूज इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, यहां पर इंथैल्पी क्या होगी, डिफ्यूज होगी, या रेंज बोल सकते हैं, यहां रेंज लगेगी। क्लियर। अगर हम इनको काटे, कट करें, तो ये शार्प एक प्लेन सरफेस देते हैं, प्लेन सरफेस ऑन ऑन कटिंग। ये जब हम इनको काटते हैं तो एक प्लेन स्मूथ सी सरफेस देते हैं। ये हमारी कैसी सरफेस देते हैं, इररेगुलर सरफेस देते हैं। कैसी देते हैं, इररेगुलर सरफेस देते हैं। ठीक है, डिफ्यूज सरफेस देते हैं। ये हमारे बेसिकली कैसे होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं।
ठीक है, कैसे होते हैं ये एनाइसोट्रॉपिक, याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं ये, आइसोट्रॉपिक। अब दोनों में मतलब क्या है, अंतर क्या है। एनाइसोट्रॉपिक मतलब सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करना, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, ट्रॉपिक मतलब प्रॉपर्टी, तो सेम प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक। अब क्यों नहीं कर रहा है इसको समझो। जैसे क्रिस्टल बना NaCl का, ये बना NaCl का क्रिस्टल, ठीक है, तो यहां पर क्लोराइड ले लो, Na ले लो, क्लोराइड Na, ठीक है, Na प्लस क्लोराइड, और यहाँ पर Na प्लस क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, पार्टिकल्स हमारे सेम टाइप के हैं लगभग, ठीक है। अब इस तरीके से अरेंज होंगे। तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो आप कहीं भी चले जाएं आपको एक इर्रेगुलर पैटर्न ही मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो सेम टाइप की आएगी। कौन सी प्रॉपर्टी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, फॉर एन एग्जांपल विस्कोसिटी, फॉर एन एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर देखो ये NaCl वाला पैटर्न आ रहा है। अगर हम यहाँ से चले तो ये Na वाला पैटर्न आ रहा है। तो दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगर हम यहाँ से चलते हैं यहाँ तक, तो देखो Na का अलग, Cl का अलग, Na का अलग। अगर हम यहाँ से यहाँ चलते हैं तो ये Na वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टी शो मिल रही है हमको। अगर हम डायगोनली चल रहे हैं तो अलग मिल रही है, वर्टिकली चल रहे हैं अलग मिल रही है, हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं अलग मिल रही है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप कैसे भी चल लो प्रॉपर्टी आपको वैसे ही मिलेगी, आइसोट्रॉपिक। समझ में आ रही है बात इतनी, कोई डाउट, क्लियर है इतना पॉइंट। हाँ बोले जल्दी कीर्ति। सर कौन सी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली? एग्जैक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं हम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, लाइट में, अभी लाइट नहीं हुआ है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने शायद 10th में पढ़ा होगा, 10th 11th में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले सकते हैं, विस्कोसिटी ले सकते हैं, ये प्रॉपर्टी बेसिकली, ठीक है। और कोई डाउट किसी को, क्लियर है कीर्ति? हाँ सर। और किसी को कोई डाउट, आगे चलूं मैं। तो यहां पर हमारे टाइप्स ऑफ सॉलिड हो चुके हैं और प्रॉपर्टीज हो चुके हैं सॉलिड, ठीक है। एनसीईआरटी आज ही कंप्लीट कर लेना, अभी मैं गैप दूंगा तो उसको, उस गैप में आप एनसीईआरटी आज कंप्लीट कर लेना। आज केमिस्ट्री पैक करके रखना है हमको, ठीक है, फिर केमिस्ट्री पढ़नी नहीं है हमको अभी, सिर्फ दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। एनसीईआरटी तुरंत कर लेना, इसके बाद एक्सरसाइज थ्योरी एक बार रीड मार लेना पेंसिल लेके, ठीक है। या फिर आप एनसीईआरटी अभी खोले बैठे तो ज्यादा सही रहेगा, खोल के बैठे ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पर देखो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हम लोग की हो गई टाइप्स ऑफ सॉलिड एंड टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब बेसिकली हम जो आते हैं यहाँ पर, हमको सॉलिड स्टेट तो हमने चैप्टर का नाम लिया है, लेकिन हम यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ते हैं पूरे चैप्टर में। कौन सा सॉलिड, क्रिस्टलाइन। हम अमरफस के बारे में नहीं पढ़ते हैं। अमरफस को हम बेसिकली स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। एक पॉइंट आप और लिख सकते हो, उसको हम स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। ये हमारा ट्रू सॉलिड होता है। कैसा होता है, ट्रू सॉलिड्स, मतलब ये सच में सॉलिड्स ही होते हैं। स्यूडो सॉलिड्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये दिखते तो है सॉलिड जैसे लेकिन होते नहीं सॉलिड जैसे, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल ग्लास, ग्लास की अगर मैं बात करूं, कांच, तो कांच हमारा सॉलिड जैसा दिखता है, सॉलिड है, लगता है हमें सॉलिड है, लेकिन वो सॉलिड होता नहीं। अगर हम 5-6 साल 10 साल बाद देखें, जहां जैसे विंडो पे कांच लगा हुआ है, तो वो कांच ना बह के नीचे मोटा हो जाता है, मतलब उसमें फ्लूडिटी होती है। फ्लूडिटी मतलब टेंडेंसी टू फ्लो। तो जिसमें फ्लूडिटी है तो वो ट्रू सॉलिड्स तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में आए कि ग्लास कैसा है, एमरफस की क्रिस्टलाइन, तो आपको एमरफस लगाना है। एक होता है क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है, एक इसमें आप क्वार्ट्ज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वार्ट्ज भी हमारा कैसा है, एमरफस। लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास की अगर बात करें, समझे, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, क्रिस्टलाइन। याद रखना इन चीजों को थोड़ा, गॉट इट ना, थोड़ा इन चीजों को दिमाग में रखना। बाकी हम लोग आगे चलते हैं। कोई डाउट यहाँ पर, आगे चलूं। यहाँ देखें, अब बेसिकली हमको पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड पे हम लोग फोकस करते हैं।
क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम लोग ने जान लिया है, ये हमारे ट्रू सॉलिड्स होते हैं और इन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? देखो, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बेसिकली हमारे कितने टाइप्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के? 4 टाइप। एग्जैक्टली। तो 4 टाइप्स देखना है हमको क्रिस्टलाइन के। यहाँ पे हम क्रिस्टलाइन के 4 टाइप्स देख लेंगे। तो यहां पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो पहला पॉइंट इसमें हमें देखना क्या है? फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग को देखना है इसके पार्टिकल्स, ये किस पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, किस पार्टिकल से मिलकर बना है। फिर हम देखेंगे फोर्स, इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स क्या लग रहा है, बॉन्ड क्या है। ठीक है, फिर हम इसमें देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या देखना है हमको? मेल्टिंग पॉइंट देखना है। गॉट इट? क्या देखना है? मेल्टिंग पॉइंट। फिर हम लोग को देखना है इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। फिर हमें देखना है इसमें क्या? एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग। गॉट इट? तो अब हम बात करते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में। सबसे पहले है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा सॉलिड है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा कौन सा है हमारा? आयोनिक सॉलिड। फिर तीसरा कौन सा है हमारा? मेटेलिक सॉलिड। और चौथा कौन सा है हमारा? कोवेलेंट। एग्जैक्टली, कोवेलेंट सॉलिड। तो ये हमारे टाइप्स हैं। अब हम इसमें देखेंगे पार्टिकल्स और फोर्स, मेटेलिक, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। यहां पर देखो, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में बेसिकली हमारे 3 टाइप के आएंगे। मॉलिक्यूल हमारे 3 टाइप के होते हैं ना, नॉन पोलर एंड पोलर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पोलर एंड नॉन पोलर। तो पोलर में यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन पोलर, नॉन पोलर के बीच। ठीक है, ये सबसे वीकेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स इसमें लगता है। फिर हमारा आ जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड पोलर मॉलिक्यूल, एंड फिर आ जाता है पोलर पोलर। ठीक है, लास्ट में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देख लेंगे। क्या देख लेंगे? लास्ट में हम लोग इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला भी केस देख लेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला भी केस देख लेंगे। तो यहां पर क्या हो गया? ये आयोनिक सॉलिड। डन। अब देखो, नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल सबको पता है, सबको पता है पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जल्दी बताओ, क्लियर है ना ये सब? ठीक है, तो अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब बेसिकली हमारे हो जाते हैं कौन से? H2 के बीच में। ठीक है, या H2 के बीच में, मतलब ये यहां पर जो पार्टिकल होंगे वो कौन से होंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कौन से होंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। फोर्स कौन सा लगेगा यहां पर? द वीकेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स, क्या नाम होगा इसका? वंडरवाल। हाँ, वंडरवाल फोर्स बोल सकते हो, डिस्पर्जन फोर्स बोल सकते हो, और कौन सा बोल सकते हो? लंदन। लंदन फोर्स। वेरी गुड, लंदन फोर्स बोल सकते हो। इन तीनों के एक ही नाम, मतलब एक ही मतलब है इन तीनों नाम के। यहां पर देखें नेक्स्ट, नॉन पोलर एंड पोलर। तो मतलब नॉन पोलर कौन सा हो गया? H2 इज अ नॉन पोलर, एंड पोलर कौन सा हो गया? HCl ले लो, HBr ले लो। तो ये पोलर है। अब भैया ये टूटेगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव,
तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये ऑटोमेटिकली कैसा टूट जाएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बगल वाला कैसा है, पॉजिटिव। सामने वाला जब पॉजिटिव होता है तो ऑटोमेटिकली हम क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं इंड्यूस डायपोल डायपोल फोर्स। कौन सा फोर्स हो जाएगा ये डायपोल आएगा। इसकी वजह से कैसा फोर्स आएगा, डायपोल, क्योंकि ये दो पोल बन रहे हैं। दैट इज इंड्यूस डायपोल। जब हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन Br है, तो ये भैया यहाँ टूटेगा, ये नेगेटिव ये प्लस, ये अपने आप ये कैसे भी टूट सकता है, लेकिन सामने वाला पॉजिटिव है तो अपने आप यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं इंड्यूस डायपोल। ये क्या है, डायपोल है। ये डायपोल है, ये इंड्यूस डायपोल। तो इसमें फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, डायपोल इंड्यूस डायपोल। फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, इंड्यूस डायपोल एंड डायपोल। समझ में आ गई सबको बात, बोले क्लियर है? यस सर। तो यहां पर हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, H2 एंड HCl या HBr। अब पोलर पोलर की बात करें तो पोलर पोलर में क्या हो जाएगा, HCl और HBr। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायपोल डायपोल फोर्स। कौन सा हो जाएगा, दोनों डायपोल है तो कौन सा हो जाएगा, डायपोल डायपोल फोर्स। क्लियर है? फिर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर पोलर। मतलब पोलर पोलर का ही ये केस है, लेकिन जब हाईली पोलर हो जाता है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है। हाईली पोलर में कौन कौन आ जाते हैं भैया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर ये वाले प्राणी आ जाए यहाँ पर तो यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हम ले लेना कोई भी हमारा आ जाए, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल में लेते हैं बेसिकली ये, तो एग्जाम्पल में मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पर H2H2 आएगा, यहाँ पर H2Br आएगा, HBr, और यहाँ पर HCl एंड HBr ले लो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पर आ जाएगा अमोनिया, यहाँ पर आ जाएगा क्या, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इस तरीके से ले सकते। समझ में आ रही बात सबको, बोले? यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल में आप ले लेना नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मेनली पार्टिकल में आप मॉलिक्यूल बोलोगे, लेकिन अगर ये पूछ ले हो कि नॉन पोलर में जो है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, तो फिर आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। आपको एनसीईआरटी में पार्टिकल में मॉलिक्यूलर सॉलिड में सिर्फ मॉलिक्यूल मिलेगा। अब नॉन पोलर पोलर में क्या बोलोगे आप, इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी है और पोलर मॉलिक्यूल भी है, एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है? यहां पर कौन सा मॉलिक्यूल है, यहां पर पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स है, पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। यहां पर क्या लिख सकते हैं, हाईली पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलोगे, हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रही बात सबको? फोर्स कौन सा है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बोलोगे। समझे बात को, बोले गॉट इट? अब आयोनिक सॉलिड की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अभी हम लोग देखेंगे। आयोनिक सॉलिड की बात करते हैं तो आयोनिक सॉलिड बेसिकली हमारे क्या है, इसमें पार्टिकल्स क्या है, आयंस। अब इसमें फोर्स कौन सा लगेगा, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो। ठीक है? मेटेलिक सॉलिड में क्या है, मेटल्स। मेटल्स और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, मेटल्स और मेटल्स ही होंगे बेसिकली। इसमें कौन सा फोर्स हो गया, मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। कोवेलेंट में क्या हो जाएगा, एटम्स। कोवेलेंट में क्या हो जाएगा, एटम्स। बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रही सबको? एग्जाम्पल NaCl, ठीक है, और ले सकते हैं KCl, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। मेटेलिक के क्या हो जाएगा, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये मेटेलिक सॉलिड्स है हमारे। कोवेलेंट में क्या हो जाएगा, डायमंड ले लो, क्या ले लो, ग्रेफाइट ले लो, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड ले लो। ठीक है? तो ये हमारे हो जाएंगे एग्जाम्पल। किसके किसके एग्जाम्पल्स हैं ये,
कोवलेंट। कोई डाउट किसी को? अब बात करते हैं इसकी मेटेलिक सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कैसे होते हैं? कैसा होगा मेल्टिंग? हाँ, कैसा होगा मेल्टिंग पॉइंट? लो होंगे। लो, तो जनरली आप लो बोल दोगे। अगर हम तीनों की लो, देखो क्यों होते हैं भैया, जब यहाँ पर आप गैसियस ले रहे हो तो मेल्टिंग का सवाल ही नहीं आता। मेल्टिंग किसकी होती है? सॉलिड की। तो आप गैसियस फॉर्म में है तो इसमें ऑब्वियस लो होगा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कैसे होंगे भैया? इंसुलेटर। हाँ। अब आयोनिक सॉलिड की बात करते हैं। तो आयोनिक सॉलिड्स हमारे कैसे होते हैं? यहाँ पर अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो कैसे होते हैं? हाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल की प्रॉपर्टी की बात करें तो सॉलिड फॉर्म में अलग और मॉल्टन फॉर्म में अलग होते हैं। तो सॉलिड फॉर्म में तो ये इंसुलेटर होंगे। कैसे होंगे ये? इंसुलेटर। लेकिन अगर मॉल्टन फॉर्म कर दिया तभी ये कंडक्टर फॉर्म में आएगा, तभी ये कंडक्टर शो करेगा। मॉल्टन मतलब पिघली हुई फॉर्म। अगर पिघली हुई फॉर्म होगा तभी आयंस मूव करेंगे इधर से उधर, और मूविंग ऑफ आयन से ही इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी नहीं बता सकता। मेटेलिक में बात करें, यहां पर फेयरली हाई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फेयरली हाई। समझे कि नहीं? कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पर बिल्कुल होती है, ये लोग होते हैं कंडक्टर्स। मेटल्स की प्रॉपर्टी ही होती है, मेटल्स अपने अंदर से ही चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना। मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। तो मेटेलिक आर कंडक्टर्स। कोवेलेंट में बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ज्यादा होता है। किस केस में? डायमंड, एक्सेप्शन नहीं। ठीक है, तो डायमंड एक एक्सेप्शन है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा होता है, मतलब हाई। सबका नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शन में बताओगे डायमंड का। कंडक्टर में एक्सेप्शन होता है ग्रेफाइट। डायमंड नहीं होता है हमारा कंडक्टर। तो ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है इसका, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। तो इस तरीके से आप बताओगे। इतनी बात समझ में आई सबको? बता दोगे ये सारी चीजें? कोई डाउट किसी को? आगे चलूं? तो हमने यहां पर देख लिया इसके टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? यूनिट्स की। यूनिट शेल। क्योंकि अब हमको पढ़ना है कि जो सॉलिड बनते हैं, जो सॉलिड बन रहे हैं उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, क्योंकि हर चीज बड़ी, हर कोई बड़ी चीज बनती है उसकी कोई ना कोई छोटी यूनिट होती है। कोई छोटी यूनिट होती है, उस छोटी यूनिट को हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर कोई बड़ा सा सॉलिड हमें दिखता है तो उसका कोई छोटा यूनिट होगा, उस छोटे यूनिट को हम बोलते हैं यूनिट शेल। और बड़ी सी चीज जो बन जाती है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन लैटिस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टलाइन लैटिस। समझ में आ रही है बात सबको? अब यहां पर हम लोग देखेंगे यूनिट सेल को। तो यूनिट सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे यूनिट सेल को? यूनिट सेल बेसिकली हमारा एक स्मॉलेस्ट सेक्शन होता है ऑफ क्रिस्टल लैटिस। इट इज द स्मॉलेस्ट सेक्शन। इट इज द स्मॉलेस्ट सेक्शन, सेक्शन या पार्ट बोल दो, ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, या क्रिस्टलाइन लैटिस। that repeated form, that repeated in three dimension form a crystal lattice, form a crystal lattice। एक क्रिस्टल लैटिस बनाएगा अगर वो 3 डायमेंशन में यूनिट सेल का अरेंजमेंट होगा तो। इतनी बात तो समझ में आई सबको? बोले जल्दी। ऑल क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग क्रिस्टल लैटिस की। किसकी बात करते हैं? क्रिस्टल लैटिस की। तो क्रिस्टल लैटिस बेसिकली क्या है? क्रिस्टल लैटिस एक 3 डायमेंशन अरेंजमेंट है यूनिट सेल का। इट्स अ 3D अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल।
तो यहां सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इट्स अ 3D अरेंजमेंट ऑफ, इट इज ए 3D अरेंजमेंट ऑफ 3D अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? 3D अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल्स। गॉट इट? कोई डाउट? अब हमने ये देख लिया कि यूनिट सेल क्या है और क्रिस्टल लैटिस क्या है। अब यूनिट सेल होते कितने टाइप के? दुनिया में कई टाइप के सॉलिड मिलते हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग आकार के। तो यहां पर कितने टाइप की यूनिट सेल मिलेंगे? जो बेसिक यूनिट सेल्स, अलग अलग तो हम बना सकते हैं, जो बेसिक फॉर्म, तो बेसिक फॉर्म ऑफ यूनिट सेल्स हमारे कितने हैं? 7। कितने टाइप के हैं? 7। तो 7 बेसिक यूनिट सेल्स, 7 बेसिक यूनिट सेल्स। तो 7 बेसिक यूनिट सेल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। कौन कौन से हैं? क्यूट अवर मदर, है ना, इस ट्रिक से हमने जाना था इसको, क्यूट अवर मदर। तो क्यूट अवर मदर में यहां पर हमने देखा था दैट इज क्यूबिक, दैट इज क्यूबिक, दैट इज टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल मत बोलना है इसको। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। फिर क्या देखना है हमको? मोनोक्लिनिक। कौन सा हो जाएगा? मोनोक्लिनिक। ये टी से क्या हो गया? ट्राई क्लिनिक। टी से क्या हो गया? ट्राई क्लिनिक। एच ई से क्या हो गया? हेक्सागोनल। क्या हो गया ये? हेक्सागोनल। और आर फॉर रोम्बोहेड्रन। एग्जैक्टली, रोम्बोहेड्रन। तो ये हमारे 7 टाइप की यूनिट सेल्स, ठीक है। तो अब इसको हम लोग देखेंगे, ये हमारे बेसिक हैं और इसी ऑर्डर में हम लोग को देखना है। तो इस फॉर्मेट में हम लोग आगे चलते हैं। अरेंजमेंट क्या है इनका, किस बेसिस पे ये यूनिट सेल अलग अलग। अब इनके ना पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर मतलब वो चीज देखी जाती है कि किसके बेसिस पे आप अलग अलग है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम इंसानों की बात करें तो हम आप अलग अलग क्यों हैं? हम लोग सेम मटेरियल के बने हुए हैं, लेकिन अलग अलग क्यों है? क्योंकि हम लोग की चीजें अलग अलग है, सोच अलग अलग है, बात करने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है। तो कुछ पैरामीटर्स हैं हम लोग जिस बेसिस पे हम लोग अलग अलग है। तो पैरामीटर्स यहाँ पर क्या होंगे, किस बेसिस पे हम देखेंगे पैरामीटर को? देखो, 2 टाइप की चीजें हैं पैरामीटर्स में। पैरामीटर मतलब किससे हम नाप तोलते हैं। तो पैरामीटर में हमारे आ जाता है ए बी सी। ए बी सी हमारी साइड बताती है। ए बी सी क्यों लिया गया? क्योंकि 3 डायमेंशन वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं। तो ए फॉर एक्स एक्सिस, बी फॉर वाई एक्सिस, सी फॉर जेड एक्सिस। तो बेसिकली ये कहलाती है एक्सिस। क्या कहलाती है? एक्सिस। और दूसरी चीज, एक्सिस के बीच के एंगल्स, तो उनको बोलते हैं हम इंटर एक्सियल एंगल्स। तो दैट इज कॉल्ड अल्फा बीटा गामा। उसको क्या बोलेंगे हम? इंटर एक्सियल एंगल्स। समझ में आ रही है बात सबको? इंटर एक्सियल एंगल्स। तो यहां पर देखें जरा, अगर हम बात करें, हम छोटा सा एक यूनिट सेल लेते हैं। ये हमने यूनिट सेल बनाया। अब यूनिट सेल में यहां पर देखना, ये हमने फॉर्म बनाया। अब यहां पर ये वाला जो है, ये वाला, ये ए को बता रहा है, ठीक है। और जो ऊपर वाला है ये बता रहा है बी को, ठीक है। जो अंदर को डेप्थ जा रही है ये बता रहा है सी को। तो तीनों एक्सिस हमको मिल गई। अब हम बात करें कि ये तो हो गई एक्सिस, ये एक्सिस के बारे में। तो अगर तीनों सेम हुई, तीनों अलग अलग हुई, तो उसके बेसिस पे देखा जाएगा। अब इंटर एक्सियल एंगल्स क्या होते हैं? इंटर एक्सियल एंगल्स वो एंगल्स होंगे जैसे ए और बी के बीच का एंगल। तो यहां पर आपको इस तरीके से याद करना है, ए बी का है तो एंगल कौन सा होगा? गामा। ऑटोमेटिकली लास्ट वाला होगा। तो एंगल कौन सा हो गया? गामा। तो ये आपको पूछ सकते हैं कि ए बी के बीच का एंगल कौन सा होगा? दैट इज गामा। अपने मन से नहीं ले सकते। अब हम बात करें कि बी और सी के बीच का एंगल क्या होगा? बी और सी के बीच का एंगल कौन सा हो जाएगा भैया? अल्फा। कौन सा हो जाएगा?
अल्फा। अब मैं बात करूं कि ए और सी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, तो बीच वाला हो जाएगा ये बीटा। तो ए और सी के बीच का एंगल कौन सा हो जाएगा, ये बीटा। बात समझ में आ गई सबको, बोले जल्दी, ऑल क्लियर? यस सर। समझा दोगे इसको? ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। तो ये आप सारा स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है ना। देखो अब हम लोग चलते हैं कि पैरामीटर के बेसिस पे 7 यूनिट सेल्स जो हैं वो अलग अलग पैरामीटर कैसे हैं, उनके पैरामीटर्स उनके अलग अलग कैसे हैं। तो हम लोग यहां पर देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, दैट इज 7 बेसिक यूनिट सेल्स। यहां पर हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम ले लेंगे बेसिक यूनिट सेल्स। यहां पर हम लोग देख लेंगे एक्सिस, एक्सिस का मतलब क्या हो गया, ए बी सी। और यहां पर हम लोग देखेंगे इंटर एक्सियल एंगल्स, इंटर एक्सियल एंगल्स। और यहां पर हम लोग देख लेंगे इसके एग्जाम्पल्स। गॉट इट? तो अब यहां पर हमारा हो गया ये क्यूबिक, सेम ऑर्डर में लगा देंगे। क्यू, टी फॉर टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। क्यूट, अवर, अवर मतलब ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थो रोम्बिक। फिर क्या हो जाएगा, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। फिर क्या हो जाएगा, ट्राइक्लिनिक। फिर क्या हो जाएगा मदर, मोनोक्लिनिक। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। एंड लास्ट में क्या है, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। ठीक है। अब एक्सिस की अगर बात करें, यहां पर देखो चीजें बड़ा इजी है यहाँ पर, अगर आप सही से देखें। ये 101% इससे क्वेश्चन आए, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना है इसको। तो क्यूबिक की बात करें भैया, क्यूबिक में ए बी सी बराबर होती है। अभी हमने देखा, देखो ए बी सी क्या है भैया, बराबर है। ए बी सी बराबर है, अल्फा बीटा गामा भी बराबर है। वो भी किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। तो इट्स अ मोस्ट सिमेट्रिकल। तो अल्फा बीटा गामा भी बराबर है, वो भी किसके, 90 डिग्री के। समझ में आ रही बात की? एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं यहाँ पर, सीजियम क्लोराइड ले लो, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग टेट्रागोनल में। टेट्रागोनल में क्या करेंगे आप, टेट्रागोनल में एक को आप कट कर देंगे। किसको, किसको कट करेंगे आप, साइड को। पढ़ा चुका हूं मैं ये, साइड को कट कर देंगे, एक साइड को, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में दोनों साइड कट कर दोगे। कौन सी, दोनों साइड। बाकी सब क्या रहेगा इसमें, सेम रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोले जल्दी, कोई डाउट? हाँ सर। ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, मोनोक्लिनिक में। अब भैया ये कट है तो भाई कट ही रहने दो। अब एंगल बदलेगा, क्या बदलेगा, एंगल। तो एंगल बदलेगा तो क्या हो जाएगा, हाँ एंगल बदलेगा तो कौन सा एंगल बदलेगा ये बताए मुझे। अल्फा बीटा क्या रहेगा, अल्फा गामा सेम रहेगा, और बीटा क्या रहेगा, नॉट अल्फा इक्वल गामा टू 90। 90 एंड बीटा नॉट इक्वल टू 90। एक एंगल हमारा क्या हो जाएगा, गड़बड़। तो मोस्ट सिमेट्रिकल में तो आप क्या लगाओगे, क्यूबिक। अब आती है मोस्ट अनसिमेट्रिकल की बारी। तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल में क्या हो जाएगा, ए बी सी। ये हमारे बर्बाद ही रहेंगे, ए बी सी हमारे क्या रहेंगे, बर्बाद। यहां पर अल्फा बीटा गामा भी सारे क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही सबको बात, बोले जल्दी, कोई डाउट यहां तक किसी को? नो सर। अब हम बात करते हैं हेक्सागोनल की। तो हेक्सागोनल में क्या करेंगे आप, हेक्सागोनल बेसिकली हमारा कुछ इस टाइप का होता है। तो एक एंगल कुछ यहां पर क्या ले लेंगे हम, 120 का होगा। एक एंगल किसका होगा, 120 का, समझे। तो 120 का एंगल होगा, तो कौन सा एंगल हम 120 ले सकते हैं, गामा।
गामा ले लें आप, तो ए बी सी में यहाँ पर आप एक काम करना पड़ेगा कि आपको ना ये इसको देखो 3 स्टेप से ये बर्बाद चल रहे हैं। अब यहाँ पर एक स्टेप में इनको एक आप साइड इक्वल कर देना, तो अल्फा और क्या करोगे आप, बीटा 90 कर देना, ठीक है, और गामा क्या हो जाएगा 120, लास्ट वाला एंगल आप 120 कर दो। देखो ये इस तरीके से साइड होती है, तो ये 120, ये 120 और ये 120, टोटल 360 होता है ना। तो हेक्सागोनल में कुछ इस फॉर्मेट में रहता है, तो एक एंगल हमारा क्या होता है 120, ठीक है। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल, आप लिख सकते हैं यहाँ पर NaCl ले लेना, ठीक है। टेट्रागोनल में आप ले सकते हैं कौन सा, टेट्रागोनल में ले लेना SnO2, ठीक है, स्टेनस ऑक्साइड। बस इसी का आपको थोड़ा सा याद रखना है। टिन ले लेना, टिन Sn, ठीक है, टिन का एग्जाम्पल ले सकते हैं SnO2 और Sn। ऑर्थोरोम्बिक में आपको मैं इजी सा एग्जांपल बता देता हूँ। सल्फर जो है वो रोम्बिक 2 फॉर्म में होता है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। तो सल्फर रोम्बिक ले लेना यहाँ पर एग्जांपल, और मोनोक्लिनिक में सल्फर मोनोक्लिनिक ले लेना। तो दोनों एग्जांपल आ गए आपके पास, ठीक है। अब ट्राई क्लिनिक में इट्स अ मोस्ट अनसिमेट्रिकल, तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल आप पढ़ते आ रहे हैं कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, तो इसको डाल देना इसमें, तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब हेक्सागोनल में भी आप पढ़ते आ रहे हो, ग्रेफाइट हेक्सागोनल फॉर्म में होता है, तो ग्रेफाइट हेक्सागोनल फॉर्म में ले लेना। अब बात करते हैं हम लोग रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में दोनों साइड आप क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे, क्या कर दोगे, इक्वल। तो तीनों साइड हमारी इक्वल होगी, कोई डाउट। अब बात करते हैं इंटर एक्सियल एंगल्स। तो इंटर एक्सियल एंगल्स में क्या हो जाएगा, सारे बराबर तो होंगे एंगल, लेकिन सारे के सारे 90 के इक्वल नहीं होंगे, समझे, सारे के सारे क्या होंगे 90 के इक्वल नहीं होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, आपने एग्जाम्पल इसका सुना होगा, सिन्नेबार, ये क्वेश्चन में भी आ चुका है सिन्नेबार। तो सिन्नेबार बेसिकली क्या होता है, इट्स अ एलॉय ऑफ मरकरी, ठीक है। तो आप मरकरी को एलॉय मतलब ये हो जाता है सिल्वर, सॉरी मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS, और फॉर्मेशन होता है, समझे। यहां पर कोई डाउट किसी को, इजी है पूरा, यहां पर इजी है। अब आप ले सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ABC इक्वल है, अल्फा बीटा गामा इक्वल है। एक साइड अनइक्वल करोगे आप, यहां पर क्या करोगे, दोनों साइड इक्वल करोगे, ठीक है, सॉरी दोनों साइड अनइक्वल करोगे। एंगल यहां पर तीनों में सेम, एंगल तीनों में सेम है, तो ऑर्थोरोम्बिक तक तो सेम है। अब बात करते हैं मोनोक्लिनिक, तो आप यहां पर तीनों एंगल सेम है, तीन स्टेप तक, यहां पर 3 स्टेप तक अनइक्वल है क्या, साइड्स, ठीक। अब यहां पर आप क्या करोगे, एक एंगल बीटा वाला आपने 90 के अनइक्वल कर दिया मोनोक्लिनिक में। ट्राई क्लिनिक का याद है भाई कि ये हमारा तीनों के तीनों अनइक्वल होते हैं, ठीक। अब हेक्सागोनल में एक 120 एंगल है लास्ट वाला, एक साइड आप अनइक्वल कर दोगे, एक इक्वल। यहाँ पे रोम्बोहेड्रल में लास्ट में आते आते दोनों को आबाद कर दोगे, लेकिन एंगल तीनों की तीनों आबाद तो है, लेकिन 90 के इक्वल नहीं। गॉट इट, कोई डाउट यहाँ पर, आगे चलूं, इतनी बात समझ में आ रही सबको। अब हम लोग चलते हैं आगे, यहां पर देखें, अब हम लोग देखेंगे ये जो बेसिक यूनिट सेल्स हैं, ब्रेवियस नाम के एक केमिस्ट ने, यहां पर ब्रेवियस ने अपने टाइप की एक यूनिट, अपने हिसाब से एक यूनिट सेल्स निकाली, 7 बेसिक यूनिट सेल को एटॉमिक फॉर्म में अरेंज करके। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमारी 7 टाइप की यूनिट सेल्स है, तो हम पहला वाला ले लेते हैं क्यूबिक, क्योंकि हमको ये 6 पढ़नी नहीं है, जानना है लेकिन पढ़नी नहीं है, हमको सिर्फ क्यूबिक पढ़नी है, क्योंकि अगर ये 6 भी पढ़नी होती तो बहुत बड़ा हो जाता। तो हमको सिर्फ ब्रेवियस लैटिस में देखना है क्यूबिक वाला फॉर्म। लेकिन जो ब्रेवियस ने अपने लैटिस बनाए थे, ब्रेवियस ने अपने लैटिस बनाए थे, वो बनाए थे यूनिट सेल, उनकी 14 यूनिट सेल्स बनी थी। तो देयर आर 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स based on atomic arrangement
एटॉमिक अरेंजमेंट ऑन बेसिक यूनिट सेल्स, ऑन बेसिक यूनिट सेल। तो बेसिक यूनिट सेल में एटॉमिक अरेंजमेंट जो रखा उन्होंने उसके हिसाब से 14 यूनिट सेल्स बताई थी। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ये कि ब्रेवियस ने कितनी यूनिट सेल्स बताई थी। थोड़ा लेकिन दिमाग से करना, फिर भी उसमें पॉज लिया करो हर क्वेश्चन में, ये नहीं बिना देखे कर लिया सारा, थोड़ा सा इसमें दिमाग रखना। तो अब हमने ये ले लिया 14 टाइप की यूनिट सेल्स। इसमें हमको सिर्फ देखना है क्यूबिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म देखना है? क्यूबिक फॉर्म। तो यहां पर हम लोग देखेंगे जैसे हमारा क्यूब बन गया ये, ठीक है, तो एटॉमिक अरेंजमेंट रखना है, मतलब एटम अलग अलग जगह रखना। तो एटॉमिक अरेंजमेंट के बेसिस पे यहां पर अलग अलग हमारे क्या आ जाएंगे, अलग अलग अरेंजमेंट बनेंगे। देखो एक अगर सिर्फ कॉर्नर पे होगा एटम, क्या होगा? कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे अगर अकेला एटम हुआ तो इसको हम लोग बोल देते हैं सिंपल यूनिट सेल। क्या बोल देते हैं? सिंपल यूनिट सेल्स। तो ये कौन सा हो जाएगा? सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो आपके पास जो क्वेश्चन में आएगा वो प्रिमिटिव आ सकता है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल याद रखना है। प्रिमिटिव कौन सा होता है? सिंपल वाला जिसमें कॉर्नर्स पे होते हैं। तो इस बेसिस पे हो गया, क्यूब का एक फॉर्म बन गया। क्यूब का दूसरा फॉर्म भी बन सकता है, ब्रेवियस ने बताया था ये। तो जब हम क्यूब का दूसरा फॉर्म देखेंगे तो यहां पर जैसे इस तरीके से हो गया हमारा, ठीक है। तो यहां पर हम इसको देख लेंगे। देखो कॉर्नर पे तो हो गई होगा, कॉर्नर पे तो कंपलसरी है, कॉर्नर पे इट्स अ प्राइमरी, ये प्राइमरी है कॉर्नर पे होना। लेकिन अगर एक बॉडी के सेंटर पे भी आ गया, उसके साथ साथ किस पे आ गया? बॉडी के सेंटर पे, तो हम इसको बोल देते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन सा बोल देते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। समझे? अगर यहां पर बॉडी सेंटर्ड और फेस इसका सिंपल क्यूबिक के अलावा हमको देखना है तो आ जाता है एक थर्ड टाइप। बेसिकली इसके 4 टाइप होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ 3 टाइप देखने हैं अपने। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये देखो कॉर्नर पे हो गई होगा, कॉर्नर पे है ये, ठीक है, ये हमारे कॉर्नर पे एटम है। और फेस के सेंटर पे, फेस सेंटर मतलब फेस के सेंटर पे भी एटम होगा, तो इसको हम बोल देंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन सा यूनिट सेल? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये सारे क्यूबिक के फॉर्म है तो इसलिए हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो FCC आ जाता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक तो BCC आ जाता है, क्योंकि हम ये क्यूब के फॉर्म पढ़ रहे हैं, हम इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं पढ़ रहे हैं। समझे? सिर्फ हम क्यूब के फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम बोल देते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हम देखेंगे यहाँ पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। गॉट इट? अब हम लोग पार्टिसिपेशन देख लेते हैं जरा कि यहां पर बेसिकली ये हो गया ये और ये। तो अगर मैं बात करूं कि कॉर्नर पे अगर एटम हुआ, कहां पर? कॉर्नर पे, और फेस पे हुआ और बॉडी पे हुआ, एज पे भी देख लेते हैं साथ साथ। तो हम लोग एज पे रख देते हैं, एज सेंटर, ठीक है, एज सेंटर पे रख देते हैं। तो अब देखो यहां पर अगर मैंने कॉर्नर पे एटम रखा, कॉर्नर पे एटम रखने का मतलब क्या हो गया? यहां पर तो कॉर्नर पे एटम रखूंगा तो कितना बटता है? ये कितना बटता है? याद है आप लोगों को? कितना बटेगा ये? कितना मिलेगा इसको? इस यूनिट सेल को कितना मिलेगा? हाँ, 1/8 मिलेगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसको आप जब देखोगे तो इसके बगल वाली यूनिट सेल होगी, इसके ऊपर वाली होगी और बगल वाले की ऊपर वाली। तो ये सिर्फ आधा आएगा यहाँ, और आधा कब आएगा? ये चारों के चारों इस साइड भी होंगे,
तो तब ये 4 में बटेगा, 4 और 4 8, तो 8 यूनिट सेल में यहां पर बटेगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है यहां पर कि बट कैसे रहा है? किसी को दिक्कत है तो अभी पूछ सकते हैं जल्दी। क्लियर है ना सबको कि बट कैसे रहा है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोला जो है कॉर्नर का वो 8 में कैसे बट रहा है। क्लियर है ना सबको? चलो यहां चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? कॉर्नर पे 1/8 बटता है। मतलब एक, जैसे हम अगर इस कमरे में रह रहे हैं तो हमको कॉर्नर पे अगर ये लड्डू रखा हुआ है तो हमको इसका 1/8 लड्डू मिलेगा। कितना? 1/8। तो कॉर्नर कितने भी, कॉर्नर कितने होते हैं एक क्यूब में? 8, 8 कॉर्नर है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये एक लड्डू मिलेगा कॉर्नर की वजह से। समझे? अब मैं बात करता हूं फेस की। तो फेस में, फेस के सेंटर पे लड्डू रखा है। तो आप जो दीवार है अपने रूम की, दीवार के बीचों बीच लड्डू रख दो। ठीक है? तो आधा लड्डू आपका आपके कमरे में आएगा और आधा लड्डू बगल वाले कमरे में आएगा। मतलब अगर फेस के सेंटर पे अगर हम लड्डू रखते हैं तो आधा आधा मिलेगा ये। मतलब 1/2 × 6। फेस कितने होते हैं इसके? 6। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक, टोटल 6 फेस होते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1/, ये फेस की वजह से हमको कितना मिलेगा? ये 3। अब अगर हम बॉडी के सेंटर पे लड्डू रख देते हैं, तो अपने रूम के बिल्कुल सेंटर पे लड्डू रख दो, तो वो लड्डू किसका है? आपका। तो यहां पर उसकी वजह से जो लड्डू रहेगा वो 1 मिलेगा। समझे? अब बात आती है एज सेंटर। एज सेंटर का मतलब क्या है? देखो, एज सेंटर का मतलब ये है कि एज के सेंटर पे आपने लड्डू रखा। मतलब जो दीवार बनी हुई है, जो दो दीवार जुड़ती है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो दो दीवार के जो बीचों बीच जो एक लाइन आती है, बीम, तो उसमें लड्डू रखा आपने। तो लड्डू रखा तो इस कमरे में, हमारे वाले कमरे में कितना लड्डू मिलेगा? देखोगे वहां से 90 डिग्री बना रहा है। टोटल कितना होता है? 360। हमको कितना मिल रहा है? इतना मिल रहा है। मतलब 1/4। एज कितनी है टोटल? एक क्यूब में कितनी एज होती है? 12। देखो, ऊपर 4, नीचे 4, और ये जोड़ने वाली 1 2 3 4, तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पर? 12 हो गई। 12। समझे? सबको क्लियर है ना? तो 12 × 1/4, तो कितना आ गया यहाँ पर? 3। तो इतनी बात क्लियर होगी। ये हमारा जेड है। जेड बताता है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। क्या बताता है? नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। गॉट इट? कोई सर डाउट? एज सेंटर एक बार री एक्सप्लेन कर दो। क्या? सर एज सेंटर एक बार दोबारा बता दो। देखो, एज सेंटर में क्या है कि एज के सेंटर पे आपने लड्डू रखा। तो आप देखो अपने कमरे में एज देखो पहले। जो एज है, जो ऊपर वाली छत और नीचे वाला फ्लोर को जोड़ती है, एक कोई भी एज ले लो और उसमें लड्डू रख दो आप। तो उसमें देखो आपकी जो एज बन रही है रूम की, उसमें 90 डिग्री बन रहा है वो एंगल। कितना बन रहा है? 90। देखो यहाँ ध्यान से, ये 90 इतना बन रहा होगा सेक्शन। दिख रहा है? इमेजिन कर पा रहे हो? देखो कमरे की दीवार इतना बन रहा है, इतना लड्डू आ रहा है ना आपके पास। देखो जरा, नहीं आ रही बात समझ में? हाँ यस सर। हाँ, तो इतना लड्डू आ रहा है तो ये कितना हो गया? 1/4 हो गया ना। 4 हिस्सों में बट रहा है, आपको लड्डू कितना मिल रहा है? 1/4। तो एज में कितना हो गया? 1/4। तो एज कितनी है? 12 एज है टोटल। तो हर एज के सेंटर पे लड्डू आप रख दोगे। ठीक है ना? तो आपको कितना मिल जाएगा? 1/4 × 12, तो कितना हो जाएगा टोटल? 3। समझ में आ गई बात? बोले? यस सर। ठीक। अब देखो आगे, नेक्स्ट। अब हमने यहां पर Z निकाल लिया। अब दूसरी चीज हम लोग चलते हैं डेंसिटी पर। किसकी? देखो, मेन चीज क्या होती है कि अगर हमारा कोई क्रिस्टल लैटिस है, उसमें दो चीजें होती। अगर कोई क्रिस्टल बना तो उसमें दो चीज होती है। अभी मैंने बताया कि एटम इसमें
जुड़ा हुआ है। एटम क्या है इसमें, एटम ने जगह ली इसमें। हमने अगर एटम्स का अरेंजमेंट किया तो यहां पर ये एटम बना, एक सॉरी यूनिट सेल बनी। तो अब यहां पर ये एटम रखे मैंने, ठीक है। बाकी की जगह जहां एटम नहीं है वहां तो वो जगह खाली है ना, जहां एटम नहीं है वो जगह खाली है। तो एक तो कहलाएगी ऑक्यूपाइड स्पेस, क्या कहलाएगी, ऑक्यूपाइड स्पेस, और एक कहलाएगी अनऑक्यूपाइड स्पेस। क्या कहलाएगी, अनऑक्यूपाइड स्पेस। तो जो ऑक्यूपाइड स्पेस है उसको मतलब कितना एटम ने पूरे यूनिट सेल में अपनी जगह ऑक्यूपाई की है उसको बोलते हैं ऑक्यूपाइड स्पेस। तो ऑक्यूपाइड स्पेस जो है उसको हम पैकिंग देखते हैं कि कितने अच्छे से पैक हुआ है पूरा यूनिट सेल। तो उससे हम देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी, कितना ज्यादा अच्छे से पैकिंग हुई है एटम एक यूनिट सेल। और अनऑक्यूपाइड स्पेस मतलब वहां पर कोई भी एटम नहीं है, उसको हम लोग बोल देते हैं वॉइड्स। क्या बोल देते हैं, वॉइड्स या गैप। वॉइड्स बोल देंगे या फिर क्या बोल देंगे, गैप। समझ में आ रही है बात सबको, बोले, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है ना सबको। तो यहां पर हम बात करेंगे अब पैकिंग एफिशिएंसी। किसकी बात करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कितना एटम ने ऑक्यूपाई किया हुआ है पूरा यूनिट सेल। तो यहां पर हम 3 यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। किस किस की, 3 यूनिट सेल्स। कौन कौन से देखेंगे हम, यहां पर सबसे पहले देखेंगे हम सिंपल क्यूबिक की। किसकी देखेंगे, सिंपल क्यूबिक की। दूसरा किसका देखेंगे हम लोग, दूसरा देखेंगे हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। क्यूब का ही पढ़ना है हमको। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो इन तीनों का देखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी का, कितने अच्छे से पैकिंग हो रही है, इसका फॉर्मूला कैसे निकाल। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप ऐसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए उस यूनिट सेल में एटम कितने, एटम मतलब Z, ठीक। फिर उसके बाद वो एटम का वॉल्यूम क्या है। तो एटम जो है वो स्फीयर फॉर्म में, तो यहां पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक। अब हम डिवाइड करते हैं किससे, टोटल स्पेस से। तो टोटल हमारी स्पेस क्या है, टोटल स्पेस है क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम ले लेंगे। तो क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि हम बेसिकली परसेंटेज देख रहे हैं कितने परसेंट पैकिंग हुई है किसी यूनिट सेल की, दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। गॉट इट। तो अब हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक। तो अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे तो सिंपल क्यूबिक में मैं आपको बता चुका हूं, सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं एटम। कहां पर होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे। कॉर्नर पे एटम है तो यहां पर क्या होगा, 8 कॉर्नर है और हर कॉर्नर पे 1/8 होता है। तो यहां पर 1 हो जाएगा जेड। जेड कितना हो जाएगा भाई, बोलो भाई, जेड क्या होगा, 1। तो यहां पर आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर करना, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब करना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। तो जेड कितना हो गया, 1, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया, ए क्यूब। अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लेते हो तो यहां पर जो एटम है, ये जो कॉर्नर पे एटम है, ये आपस में ना जुड़े होते हैं। ये मैंने इस टाइप में बना दिया था, लेकिन होते हैं ये ऐसे, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर ऐसे, ये जुड़े हुए होते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये इस तरीके से जुड़े हुए होंगे ऐसे एटम, सारे एटम आपस में जुड़े हुए होंगे और बीच में एक गैप बनता है। तो आपको ये पता है कि पूरी जो स्पेस है, ये जो एज लेंथ है ये है a, और इसका रेडियस कितना होता है, ये r।
और इसका रेडियस भी कितना हो जाएगा r। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2r। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r। 100 से कर दो मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पर वैल्यू रख देना, a की जगह 2r, तो पहले 1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a इक्वल टू 2r, तो 2r का क्यूब इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकल कर आती है 52 पॉइंट कितना 4%। 52.4%। ये चीज आपको याद रखनी है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक। कोई डाउट किसी को बताएं जल्दी। ऑल क्लियर? सर एज सेंटर में सर 2 होता है ना? एज सेंटर में क्या टोटल 2 होता है ना यूनिट सर? एज सेंटर में 2 होता है मतलब? सर एक बार बैक कीजिए और एक बैक। सर इसमें एज सेंटर में 2 होगा ना टोटल? नहीं 3 होगा ना, ये 3 ही तो आ रहा है। 12 एज होती है और एक एज में 1/4 मिलता है। ठीक है, गलत लिख लिया वो तुमने, एज 8 लिख ली होगी। यस। ठीक है ना, उसको सही कर लेना। ये सारी चीजें देखो थोड़ा ध्यान से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पैकिंग एफिशिएंसी। सेम हम पैकिंग एफिशिएंसी किसकी निकाल लेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में मैं आपको बता चुका हूं कि फेस सेंटर्ड में कुछ एटम्स हमारे इस तरीके से हो जाएगा। कहाँ गया ये, इसको देख लो, दोबारा देख लो फेस सेंटर्ड का। तो कुछ इस तरीके से हमारा एटम हो जाएगा। ये हमारा यूनिट सेल, यूनिट सेल में ये हमारा इस तरीके से, यहां पर ये हमारा कॉर्नर पे है, ये हमारा कॉर्नर पे है एटम। ठीक है, और फेस के सेंटर पे भी एटम है वहां पर। कहां पर है, फेस के सेंटर पे भी एटम। तो अब यहां पर जब हम डायगोनली देखते हैं बेसिकली, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो हमको 2 चीजें क्लियर करनी है फेस सेंटर्ड कोई भी यूनिट सेल का अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो जेड हमको पता होना चाहिए। तो जेड हमको पता है यहाँ कॉर्नर पे एटम होते हैं और फेस सेंटर पे। तो कॉर्नर पे 1/8 इंटू 8 और फेस सेंटर पे 6 फेस है, 6 फेस में 1/2 आता है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, तो टोटल जेड कितना होता है यहाँ पर 4। तो एफसीसी में जेड कितना है 4। और ए और आर का रिलेशनशिप निकालना है, तो भैया ये होती है एज लेंथ और ये भी हमारी एज लेंथ। ये हमारा एबीसी ट्रायंगल, पाइथागोरस हम लोग लगा देंगे, उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे इसकी एज लेंथ। ये हमको पता है ये आर हो गई, ये हमारी आर, ये भी हमारी आर और ये भी आर। तो टोटल जो ए बी है वो हमारी क्या हो जाएगी 4r। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ए बी कितना हो गया 4r का स्क्वायर, समझे। और BC क्या हो गया, BC इज A और AC भी क्या है भैया A। तो टोटल कितना हो गया ये 2a स्क्वायर, ये कितना हो गया 16r स्क्वायर। तो टोटल अगर मैं A की बात करूं तो A कितना हो जाएगा ये 2√2r। एम आई राइट? क्या मैं सही हूं? देखो लो जरा, यही हो जाएगा कि नहीं होगा? देख ले भाई, हार्दिक गुलाटी, क्लियर है? सही हूं मैं यहाँ पर, देख लो। इसको आप काट दोगे ये हो जाएगा 8 टाइम्स। तो आप जब रूट चढ़ेगा √8 क्या हो जाएगा 2√2r। तो आपको दोनों चीज मिल गई, आप रख दो पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है Z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब अपॉन किसका
वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले लो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब इंटू 100। समझे? z कितना है भाई 4, इसका z कितना है 4, 4/3 पाई आर क्यूब। ए क्यूब के रख दो 2√2 का होल क्यूब, 2√2 आर का होल क्यूब। अब आर हो गई, आर से आर कैंसिल कर देना आप, आर क्यूब से आर क्यूब, इसका आ जाता है कुछ 74% पैकिंग एफिशिएंसी। क्या आ जाएगी 74। कोई डाउट किसी को? जल्दी करो, क्लियर? आगे चलो, स्क्रीनशॉट लेते आना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहां पर बॉडी के सेंटर की। बॉडी के सेंटर की अगर हम बात करें तो ये भैया ये जो क्यूब है और ये सॉरी ये जो सेंटर है ये ना टच करता है आपस में, तो यहाँ पर ये बनती है हमारी बॉडी डायगोनल। क्या बनती है? बॉडी डायगोनल। और ये हमारा एक एंगल, और ये इस पे हम फोकस करते हैं। तो z हमको पता है इसका कितना निकलता है, कॉर्नर की वजह से z है 1 और एक बॉडी के सेंटर पे है वो भी अपना है, तो इस पे z आता है 2। कॉर्नर की वजह से 1 होता है ना, 1/8 × 8, तो z हमारा 2 आता है। अब हमको ये पता है ये होता है A फॉर एप्पल। A फॉर एप्पल मतलब एज लेंथ क्या है इसकी A, और हमको ये पता है, ये भी हम निकाल चुके हैं, कितना होता है ये, अभी हमने निकाला, कितना होता है ये A और ये A कितना हो गया, A² + A², कितना हो गया ये 2A², कितना हो गया 2A²। बोलो भाई कितना हो जाएगा ये 2A², और ये क्या हो गया A, समझे? जल्दी बोलो, A² + A²। तो इसको हम आप ऐसे कर सकते हैं, A² और यहां पर कितना हो जाएगा 2A²। हाँ 2A² हो गया। अब हमको निकालना क्या है ये, ठीक है, निकालना क्या है ये, यहां पर देख लो भाई कितना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा ये, बोलो साइड कितनी मिलेगी ये वाली, A B और C। तो AB बराबर क्या हो गया, ये बेसिकली इसको रूट करेंगे, तो AB² कितना हो गया ये BC² + AC²। तो BC कितना है भाई, इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2A², रूट से वो हट जाएगा स्क्वायर, और इसका कितना है भाई A², तो कितना हो जाएगा 3A²। और AB क्या है, AB देखो मैं बता देता हूँ AB कितना है, ये R है और ये भी R है और ये भी R है और ये भी R है, तो AB पूरा कितना हो जाएगा 4R का होल स्क्वायर। तो A बराबर कितना निकालोगे आप 16/3 का होल रूट और R, इसको जब आप निकालोगे तो 4/√3 R। समझे कि नहीं? बोले जल्दी, कोई डाउट? यही हो जाएगा A। नो सर। तो यहां पर हम लोग चले BCC की निकाल लें पैकिंग एफिशिएंसी, BCC की पैकिंग एफिशिएंसी। तो BCC का क्या हो जाएगा Z × 4/3 पाई R³ अपॉन इंटू 100 कर दोगे, इंटू क्या हो जाएगा A³ है भाई, तो A³ का मतलब क्या हो गया, A कितना निकला अभी हम लोग का 4/√3 R, 4/√3 R कर दो, 4/√3 R का होल क्यूब, क्योंकि A³ आ रहा है ये, ठीक है। तो R³ से R³ आप काट दोगे, यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, Z हमारा 2 हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकलेगी यहाँ पर 68%। कोई डाउट? पैकिंग एफिशिएंसी हो गई। अब बचे, अब पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब कितने एटम हमारे पूरी यूनिट सेल में ऑक्यूपाइड है। अब बात आती है वॉइड्स की। तो वॉइड्स देख लो आप, वॉइड्स हमारे बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, वॉइड्स मतलब गैप, कि एटम जो अरेंजमेंट है उनके बीच में गैप आता है। तो गैप हमारे कितने टाइप के आएंगे यहाँ पर, कितने टाइप के गैप हैं? तो गैप हमारे बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2। कैसे? एक तो 2D गैप, एक 2D वॉइड और 3D वॉइड, 2 डायमेंशन का वॉइड और 3 डायमेंशन का वॉइड। 2 डायमेंशन वॉइड मतलब
टू डायमेंशन का वॉइड का मतलब कि यहाँ पर टू डायमेंशन में हम लोग देखेंगे, तो टू डायमेंशन में भी हमारे कितने टाइप के होते हैं, एक तो ट्राइगोनल वॉइड, स्क्वायर प्लेनर वॉइड, और एक होता है हेक्सागोनल वॉइड। हेक्सागोनल वॉइड 3D में हमारे ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। इसमें कौन सा है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अब ट्राइगोनल में क्या है, यहां पर देखें आप लोग, अगर मैं बात करूं कि ये हमारा आइटम है, ये हमारा आइटम है और ये हमारा आइटम है, इस तरीके से आइटम ने अरेंजमेंट किया। अब ये ट्राइगोनल में क्या हो गया, ये हो गया, ये बीच में गैप आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्राइगोनल वॉइड। क्या हो रहा है, ये ट्राइगोनल वॉइड। स्क्वायर प्लेनर वॉइड क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर प्लेनर देख लो, चार आइटम ऐसे अरेंज होंगे ऐसे, ठीक, तो यहां पे बीच में एक वॉइड क्रिएट हो रहा है, तो ये कौन सा वॉइड हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर वॉइड, ये टू डायमेंशन का वॉइड है। हेक्सागोनल वॉइड क्या हो जाएगा फिर, हेक्सागोनल वॉइड देख लो, ऐसे हो जाएगा, यहां पर ये ऐसे हो जाएगा, यहां पर ये ऐसे, ये ऐसे, और यहां पर ये ऐसे, ये हमारा हो जाएगा हेक्सागोनल वॉइड। ये भी हमारा टू डायमेंशन वॉइड है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल वॉइड। कोई डाउट यहाँ पर किसी को, कोई दिक्कत, बताएं जल्दी, ऑल क्लियर। तो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और देख लेते हैं। ये हमारे थ्री डायमेंशन वॉइड है। तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल होते कहाँ हैं, समझो यहाँ पर, लास्ट बार समझा रहा हूँ ये चीज, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, इसलिए ध्यान से देख लेना, इससे क्वेश्चन आने ही आना है पक्का। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमको सिर्फ एफसीसी में देखना है। किसमें देखना है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो यहां पर अगर मैं बात करूं टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल होते कहाँ हैं, तो इसको मैं बता देता हूं आपको, ये तो कॉर्नर के आइटम हो गए, फेस सेंटर आपको बता देता हूं क्योंकि एफसीसी में ही देखना है इसको, ठीक। तो कॉर्नर पे पहले आइटम रख दो, और इसमें हम लोग रख देते हैं, किसमें, फेस के सेंटर पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब मैं बात करूं कि टेट्राहेड्रल वॉइड होते कहाँ हैं, दिमाग में डाल लेना ये चीज, टेट्राहेड्रल वॉइड होते कहाँ हैं। देखो ये हमारी है बॉडी डायगोनल, क्या है ये, बॉडी की डायगोनल। तो अब बॉडी डायगोनल में एक ये कॉर्नर वाला आइटम, ये वाला आइटम फेस वाला, ये वाला आइटम ये फेस का, और कौन सा, बगल वाले फेस का। देखो इमेजिन करो ध्यान से, पीछे वाले आप कमरे के अंदर बैठ जाओ इसी क्यूब के अंदर। अब ये पीछे वाला का फेस, ये ऊपर वाला फेस और बगल वाला, ये तीनों ना जुड़ेंगे, ऐसे निकलेंगे, ये इसका ऐसा निकलेगा, इसका पेट ऐसा निकलेगा, इसका पेट ऐसा निकलेगा, और इसका तो पेट निकलेगा। और बीच में जो गैप क्रिएट होगा ना यहाँ पर, वो गैप कहलाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। क्यों, क्योंकि ये चार एटम से मिलकर बन रहा है। किससे मिलकर बन रहा, चार। समझ में आ रही बात, जल्दी बोलो, क्लियर है बात कि नहीं। चार एटम से मिलकर बनेगा, इसका जो वॉइड क्रिएट होगा वो यहां पर होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड कहां क्रिएट होगा, यहां। ऐसे ही सेम ये कॉर्नर, ये फेस, बगल वाला फेस, और ये वाला फेस, कौन सा, कौन सा, ये वाला। तो इसका पेट ऐसे निकलेगा, इसका ऐसे निकलेगा, ये तो निकला ही हुआ है, और ये भी ऐसे निकलेगा। तो बीच में जो ये गैप क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। समझे बात को, बताएं जल्दी, अरे बोलो। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं, बॉडी डायगोनल पे। कहां कहां बॉडी डायगोनल पे, 1/3 पोजीशन पे, सॉरी कितना, 1/4 बोल दो, 1/4 पोजीशन और 3/4, 1/4 और 3/4 पोजीशन।
तो क्या बोलोगे आप? बॉडी डायगोनल के कहां पर? 1/4 एंड 3/4 पोजीशन पे। कितनी बॉडी डायगोनल होती है क्यूब में? हाँ, कितनी बॉडी डायगोनल होगी भाई? एक ये होगी, ठीक है। सर एक 6 6 काय होगी भाई? सर 4 4 4 होगी, 4। एक ये हो जाएगी, ये वाली, यही वाली। एक कौन सी हो जाएगी? ये वाली। अरे ये भाई रुक जाओ। एक ये हो जाएगी, और कौन सी बची? एक हो जाएगी ये वाली, ये वाली, ये वाली। ठीक, तो टोटल हमारी 4 हो गई। तो एक बॉडी डायगोनल में 2 होते हैं, तो 4 बॉडी डायगोनल में कितने हो जाएंगे? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। कहां पर? एक यूनिट सेल में। कौन सी? एफसीसी। फिर इसके ये कहां होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ये तो हमारे हो गए टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं कहां पर? ये होते हैं एज के सेंटर पे और एक बॉडी के सेंटर पे। बॉडी के सेंटर पे कैसे बनता है? ये वाला फेस, ये वाला फेस, पीछे वाला, आगे वाला, बगल वाला, नीचे वाला, ये 6 फेस मिलकर बॉडी के डायगोनल पे एक वॉइड बनाते हैं। 6 एटम से मिलकर बनने वाला जो वॉइड है, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये बनता है एक बॉडी के सेंटर पे, और बाकी 12 बनते हैं एज के सेंटर पे। तो एज के सेंटर पे 12 बनेंगे। तो एज के सेंटर पे जो मिलेगा हमको बॉडी डायगोनल, बॉडी सेंटर पे वो तो अपना ही है, अपनी यूनिट सेल में आएगा। लेकिन एज के सेंटर में 4 यूनिट सेल पे आएगा। तो अपने को कितना मिलेगा? अपने को कितना मिलेगा? 1/4। तो एज सेंटर पे, एज सेंटर की वजह से हमको कितना मिलेगा? 1/4। कितनी एज है? 12। टोटल कितने हो गए? 3। तो 3 + 1, तो टोटल कितने हो गए? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, सॉरी टेट्राहेड्रल, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए? 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कितने हो जाएंगे? 4 इन एफसीसी। समझ में आई बात? बोलो भाई, क्लियर? कोई डाउट यहां पर? तो ये बता दोगे आप लोग? क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो हम लोग यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी देख चुके हैं और वॉइड्स भी देख चुके हैं। हम लोग की चीजें यहां पर पूरा हो चुका है। तो यही मेन क्वेश्चंस हैं, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे आपके, ये आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। लास्ट इसका टॉपिक बचता है डिफेक्ट। इसका लास्ट टॉपिक बचता है डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स बेसिकली क्या होगा? यहां पर एक टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जैसे तुम हो, ये अब गोले को अपने आप को मान लो, अब तुमसे जुड़े हुए जो भी एटम है, ठीक है, वो कहलाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। अगर मैं बात करूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये इसका, इस एटम का कितना होगा? बताओ भाई, कितना होगा? अरे इस गोले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सर 5। काहे 5 होगा भाई? इससे ये सर 3 एक जुड़ा सर हुआ है। 3 2 3 सर सो 3। रहे हो गया तुम सर लोग? सेंटर का बोल रहा था, सर सेंटर का बोल रहा था, सॉरी 3 है। सेंटर का नहीं पूछ रहा हूं मैं, इसका पूछ रहा था, इसका, ठीक है। सर 3 होगा फिर। 3 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप बता दोगे। फिर हम बात करते हैं डिफेक्ट्स की। तो डिफेक्ट्स को एक बार हम लोग देख लेते हैं। डिफेक्ट्स भी हमारे कितने, 2 टाइप के आएंगे मेनली। एक तो हमारा हो जाएगा कौन सा? स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और दूसरा हो जाएगा हमारा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। तो स्टाइक्योमेट्रिक में हमारे 2 टाइप फिर आ जाएंगे।
आयोनिक और नॉन आयोनिक में। ठीक है, एक अलग टाइप का डिफेक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसमें इम्प्योरिटी आ जाती है, उसकी वजह से डिफेक्ट आ जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे आयोनिक में दो चीज आती है, एक तो शॉर्ट की जिससे क्वेश्चन आएगा, एक आता है फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की और फ्रैंकल। नॉन आयोनिक में कौन कौन आ जाते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नॉन स्टैक्यूमेट्री, नॉन स्टैक्यूमेट्री में आ जाते हैं दो टाइप के, मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी ये हमारे टर्म आ जाते हैं, मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंसी। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट में होता क्या है कि हमारे यहाँ पर एटम अरेंजमेंट होते हैं, सॉरी शॉर्ट की में, तो कैटायन हो गया, एनायन हो गया, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। तो होता क्या है, ये स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट है, तो प्लस माइनस मेंटेन करके चलना है हमको। तो यहां से पॉजिटिव एक निकल जाएगा, एक निकल जाएगा नेगेटिव, स्टाइक्योमेट्री बैलेंस है, लेकिन वैकेंसी आ गई, यहाँ वैकेंसी आ गई, मतलब एटम गायब होंगे इसमें, दोनों इक्वल अमाउंट, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो डेंसिटी क्या होगी यहाँ पर, कम, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि हमारे एटम निकल रहे हैं। फ्रैंकल में क्या होता है, फ्रैंकल में देखो, फ्रैंकल में होता है कि यहां पर ये वाला, जैसे कोई भी एक एटम ले लो, ये हमारे लैटिस साइट होती है, अगर जहां भी हमारे एटम होते हैं ना, एटम कॉर्नर पे हुए, फेस पे हुए, इनको बोलते हैं लैटिस साइट। अब जहां पे एटम नहीं होते हैं, अगर एटम इस कॉर्नर से बीच में कहीं आते हैं, तो बीच वाली साइड कहलाती है इंटरस्टिशियल साइड। कौन सी साइड, इंटरस्टिशियल साइड। और जहां पे एटम होते हैं जैसे कॉर्नर है, तो इसको बोलते हैं लैटिस साइड, क्योंकि ये लैटिस की साइड है, लैटिस मतलब जाल, क्रिस्टल लैटिस, लैटिस साइड। तो अपना भैया ये नेगेटिव जो है ना, वो लैटिस साइड से कहीं बीच में घूमते घूमते आएगा, आवारा टाइप का आई। तो यहां पर क्या होगा कि डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई ना एटम आ रहा है ना जा रहा है, डेंसिटी रिमेन सेम इन फ्रैंकल। बस इसको हम डिसलोकेशन इफेक्ट बोल देते हैं। क्या वो कौन सा इफेक्ट, डिसलोकेशन इफेक्ट, लोकेशन इनकी वो चेंज होती रहती, दैट इज कॉल्ड डिसलोकेशन इफेक्ट। यही चीज शॉर्ट की जो है, वो अगर नॉन आयनिक में आ जाएगा तो वैकेंसी, फ्रैंकल अगर नॉन आयनिक में आ जाएगा तो इंटरस्टिशियल, जो अभी मैंने बताया कि लैटिस साइड से इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाता, तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। कोई डाउट यहां पर किसी को, ऑल क्लियर, गॉट इट। अब मेटल एक्सिस डिफेक्ट, अगर यहां पर हमने ले लिया NaCl, NaCl, NaCl का क्रिस्टल, समझे, NaCl, NaCl का क्रिस्टल, तो अब हमने बोल दिया भैया ये जो नेगेटिव वाला एनायन है ये निकल जा रहा है, निकल जा रहा, अपना नेगेटिव चार्ज छोड़ जा रहा है, तो इसके वजह से एनायन चला गया। अब इसमें मेटल की एक्सेस हो गई, तो इसको बोल देंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या बोल देंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इसमें जो नेगेटिव चार्ज ये छूटा है, एक तो ये होल क्रिएट हो गया, होल बन गया, ये इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कंडक्टर टाइप का बन जाएगा, ठीक। और इसी सेंटर को हम लोग बोल देते हैं एफ सेंटर। क्या बोल देते हैं, एफ सेंटर। इसी सेंटर को एफ सेंटर मतलब फारबे सेंटर, फारबे सेंटर का मतलब कलर सेंटर। इसी की वजह से एक जो क्रिस्टल है वो कलरफुल शो हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं कलर सेंटर। बस ये इसमें इंपॉर्टेंट है मेटल एक्सिस। मेटल डेफिशिएंसी में मतलब मेटल कोई निकल रहा है, उसमें मेटल डेफिशिएंसी हो जाएगी। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट जैसे NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है, ये हमारा NaCl का क्रिस्टल है। अब ये दो Na निकल कर इसमें Mg2+ आ गया, Sr2+ आ गया, तो बैलेंस तो है चीजें, लेकिन इम्प्योरिटी आ रही है, तो उसको बोल देंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बात समझ में आ गई सबको, बोले, क्लियर।
एग्जाम्पल्स देख लेना आप लोग, क्वेश्चंस कर लेना। सॉलिड स्टेट यहाँ पर खत्म हो चुका है। आगे चलू, जल्दी बोलो, कोई डाउट? सर वो ए टाइप और ए बी टाइप नहीं आ रहा क्या? सर? ए सर और वो AB ए टाइप, ए बी टाइप और ए बी सी टाइप पैकिंग की बात कर रहा है। ये ए बी टाइप, ये तो हमारी सेम टाइप हो जाएगा ना, इसमें कोई पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना है, एक बार रीडिंग कर लो आप बस, ठीक है ना। ए बी टाइप ये हमारा सेम टाइप आ जाएगा। ए बी सी टाइप ये हमारा हेक्सागोनल फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारा 3D बताता है, 2D 3D। इससे ये सिंपल वाला, ये तो आपको आ जाएगा पढ़ के ही, ठीक है। बता दोगे आप, देखते ही बता दोगे ये सारे। कोई डाउट यहाँ पर? सॉलिड स्टेट में आप कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बोले जल्दी, ऑल क्लियर? नो सर। हाँ यस सर। नो सर, क्लियर सर। ठीक है, तो एक बार देख लेना, ए बी सी जो है वो सेम टाइप हो जाएगा। जैसे हम बात करें, जैसे ए की मैंने बात की, तो ए क्या है बेसिकली, ये हमारा ए ये बन जाता है, ठीक है। और बी हमारा जस्ट क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट। बी क्या हो जाएगा उसका जस्ट अपोजिट। अपोजिट मतलब यहाँ पर एक, यहाँ पर ये एक, तो इसके ऊपर आप ये लगा दोगे, समझे? तो यही तो बन जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो अगर मैंने बी के ऊपर ए लगा दिया, या ए के ऊपर भी लगा लो, ए के ऊपर भी लगा, तो ये हो गया हमारा ए, और ये हो गया हमारा बी। बी कैसा है, ऐसा। तो ये ए बी टाइप ऐसा बनता जाएगा, समझेगे नहीं? कोई डाउट? अब ए बी सी करना है आपको, तो सी हमारा, जैसे सी है ये, तो सी में एक एटम है, तो आप सी भी रख दो ऊपर, तो ए बी सी बनता जाएगा आपको, समझे? इस फॉर्मेट में हो जाएगा। कोई डाउट? क्लियर है ना इतनी बात? जल्दी बोलें। यस सर। ठीक, तो इसी हाँ, ये बेसिकली हमारा सीसीपी फॉर्मेट बनाता है, मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाएगा। इसको सिर्फ आपको पढ़ना है, रीडिंग कर लेना, क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वही हमारा टेट्राइडल ऑक्टाइडल वॉइड्स को बताता है। ओके, आगे चलूं। कीर्ति क्लियर है आपको? कीर्ति? हाँ सर। हाँ ठीक, सर। अब देखो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज सॉल्यूशन? व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होता है ये? होमोजीनियस मिक्सचर। फालतू बातें बिल्कुल मत बोलना है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाकर जो चीज बनाते हैं उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसी फालतू बातें बिल्कुल मत बोला करो। तो क्या हो जाएगा, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर बोल दो। तो होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन, इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जब हम दो या दो से ज्यादा चीज मिला देते हैं, हमको एक ऐसी चीज मिलती है जिसमें हमको ऐसा लगता है कि कोई चीज मिली ही नहीं है, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्मनेस मिलती है, तो उसको बोल देंगे हम होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोल देंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। कोई डाउट? ऑल क्लियर? बोले जल्दी। तो अब यहां पर बेसिकली हम लोग को पढ़ना है क्या? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें दो चीज से मिलकर बनता है जो सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। गॉट इट? जिसमें दो चीज से मिलकर बनता है सॉल्यूशन, उसको हम बोल देंगे बाइनरी सॉल्यूशन। गॉट इट? तो बाइनरी सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कितने टाइप के हमारे सॉल्यूशंस बनते हैं। यहाँ पर देखो, जो भी हमारा सॉल्यूशन है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जिसमें हमारे दो सब्सटेंस है, हमारे दो चीजें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जो चीज के मोल्स कम है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मोल्स जो है वो क्या है? कम। अमाउंट ऑफ मोल्स क्या है? कम, तो वो सॉल्यूट होगा। अमाउंट ऑफ मोल्स ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। तो यहां पर क्या बोलेंगे? लेस नंबर ऑफ
मोल्स, ऐसी क्वांटिटी सॉल्यूशन में जिसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, लेस, और ऐसी क्वांटिटी जिसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा। मोल्स का मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहा है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है, मोल होती है। समझ में आ रही बात की नहीं? ऐसा मत बोल देना कि 5 किलो शक्कर और चीनी मतलब 5 किलो चीनी और 1 गिलास पानी, तो यहाँ पर सॉल्वेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, चीनी बोल दो आप, ठीक है ना। तो ऐसी फालतू बातें बिल्कुल मत बोलना। तो हम लोग चलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन में। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो चीज से मिलकर बन रहा है भाई। तो यहाँ पर दो चीज कौन कौन सी हो सकती है वो देख ले रहे हैं हम लोग। देखो एग्जाम्पल भी देखना है हमको। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कितने टाइप के पढ़े हम लोगों ने? बताओ भाई। 3 टाइप्स। सॉल्यूशन 3 टाइप। 3 टाइप, डूब जाओ तुम लोग। एग्जाम है अभी 10 दिन बाद, कह रहा 3 टाइप सॉल्यूशन। कितने टाइप के सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है और एग्जाम्पल्स। तो जब हम सॉलिड और सॉलिड मिलाएंगे, क्या कर रहे हैं, सॉलिड और सॉलिड मिलाएंगे तो हमारा एक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, जिसको हम एलॉय भी बोल देंगे। एग्जाम्पल में एलॉय ले लेना। तो पहला तो ये बन जाएगा। अब अगर सॉल्वेंट सॉलिड सॉलिड है तो सॉल्यूट सॉलिड सॉल्यूशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। तो 3 तो ये बन गए सॉल्यूशन। कितने बन गए, 3। तो एक लिक्विड और ये गैस, ठीक है। तो लिक्विड अगर सॉलिड में सॉलिड मिलाया तो एलॉय बनेगा। लिक्विड में सॉलिड मिलाया, लिक्विड में क्या मिलाया हमने, सॉलिड, तो क्या बन जाएगा ये, अमलगम। अमलगम पता है, अमलगम पता है भाई। मरकरी में हम क्या मिला देते हैं, मरकरी मिला देते हैं हम किसमें, जिंक में या सोडियम में। मतलब मरकरी कैसा है, लिक्विड। लिक्विड हम मिलाते हैं किसमें, जिंक में या सोडियम में। ये दोनों सॉलिड है। तो अमलगम एग्जाम्पल ले सकते हो। अमलगम मरकरी का एलॉय होता है, जिसमें मरकरी हमारा सॉल्यूट होता है। मरकरी क्या होता है, सॉल्यूट। ये क्या होता है, सॉल्वेंट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। जब भी हम अमलगम बनाते हैं तो सॉल्यूट ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। तो ये मत समझना कि ये लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है। लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट नहीं होता, ठीक है। तो अमलगम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जिंक अमलगम या सोडियम अमलगम। अमलगम मतलब मरकरी उसमें सॉल्यूट के तरीके से काम करेगा, ठीक। गैस इन सॉलिड, अगर हमने गैस सॉलिड में मिला दी तो इसका एग्जाम्पल आप लोग देखते हैं, हाइड्रोजन गैस जो है वो इलेक्ट्रोड में आ जाती है, पैलेडियम इलेक्ट्रोड में चिपक जाती है। तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया। फिर आता है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा। क्या होगा, लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड, ग्लूकोज इन वाटर। ग्लूकोज इन वाटर बचपन का एग्जाम्पल है। लिक्विड इन लिक्विड मिला दो तो अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर मिला देते हैं। फिर गैस इन लिक्विड, तो गैस हम अगर लिक्विड में मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, कौन सा एग्जाम्पल है भाई, ऑक्सीजन इन वाटर, O2 इन वाटर, जिसकी वजह से मैराइन मैमल्स जिंदा है, ठीक है। अगर सॉल्वेंट हमारा गैसियस हुआ तीनों, तो इसको बोल देंगे गैसियस सॉल्यूशन। क्या बोल देंगे, गैसियस सॉल्यूशन। तो अगर सॉलिड सॉलिड हुआ, सॉलिड इन गैस, तो सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर मतलब कपूर, कपूर उड़ जाता है कहाँ, हवा में। तो कैम्फर इन एयर, एयर बोल दो, नाइट्रोजन गैस बोल दो, तुम्हारी मर्जी। अब लिक्विड इन गैस की बात करते हैं। लिक्विड हम गैस में मिला दें, लिक्विड हमारा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हमारा उड़ जाता है कहाँ पे, हवा में। तो क्लोरोफॉर्म इन एयर या क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। अगर हमने गैस को गैस में मिलाया तो एयर बन जाती है हमारी। एयर मतलब नाइट्रोजन इन ऑक्सीजन, ठीक है। समझे बात को। तो ये 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। कितने टाइप के, 9 टाइप के। अगर सॉलिड हुआ तो सॉलिड सॉल्यूशन,
लिक्विड हुआ सॉल्वेंट तो लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्वेंट हुआ तो गैसियस सॉल्यूशन। कोई डाउट? बोलो भाई जल्दी। गॉट इट? आगे चलूं? नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या देखते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में देखना है आप। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पर मोल के बारे में। किसके बारे में? मोल। ठीक। फिर हम देखेंगे इसमें मोल फ्रैक्शन। क्या देखना है? मोल फ्रैक्शन। फिर हम लोग देखेंगे यहां पर मोलैरिटी। फिर क्या देखेंगे? मोलैलिटी। मोलैलिटी। फिर क्या देखेंगे हम लोग? मास परसेंटेज। फिर क्या देखेंगे हम लोग? मास परसेंटेज। फिर क्या देखेंगे हम लोग? वॉल्यूम परसेंटेज। क्या देखना है? वॉल्यूम परसेंटेज। फिर क्या देखेंगे हम? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है क्या भाई? बोलो। नो सर। अब मुझे बताएं जरा, मोल क्या होता है? व्हाट इज मोल? व्हाट इज मोल? मोल क्या होता है? तो मोल बेसिकली हमारा क्या है? मोल इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। किसका कॉन्सेप्ट है ये? कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, जो बताता है which helps to determine amount of substance। amount of substance को पता करने के लिए मोल का यूज करते हैं। मोल इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। मोल डे मनाया जाता है। मोल डे कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को मोल डे मनाया जाता है। ठीक। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब मोल को ना 3 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। कैसे? सबसे पहले मोल को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो मोल को हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको वेट दे दिया जाए, वेट मतलब मास वाली चीज आ जाए, तो हम बोल देंगे बाय कॉन्सेप्ट ऑफ वेट, बाय वेट कॉन्सेप्ट। ठीक है। फिर दूसरा हम लोग वेट बोल दो या मास बोल दो, एक ही बात है। यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ग्रेविटी काम नहीं करती, वेट इक्वल टू मास हो जाता है। अब बाय वेट कॉन्सेप्ट या मास कॉन्सेप्ट या बाय वॉल्यूम कॉन्सेप्ट, या तीसरा बाय नंबर कॉन्सेप्ट। बाय नंबर कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे बाय वेट कॉन्सेप्ट में। तो गिवन वेट आपको दिया जाएगा किसी सब्सटेंस का, उसका मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम हुआ तो एटॉमिक वेट। ठीक है। वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट से निकालना है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। कब? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। नंबर कॉन्सेप्ट से गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कर। तो ऐसे आप मोल निकाल सकते। अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको 23 ग्राम सोडियम का मोल निकालना है, तो 23 ग्राम क्या हो गया? गिवन वेट 23, और मॉलिक्यूलर वेट भी सोडियम का कितना होता है? 23 ही होता है, एटॉमिक वेट। तो 23/23 1 आ जाएगा। अगर मैंने बोला कि 11.2 लीटर HCl का मोल निकालो, तो 11.2 22.4 से क्या कर दोगे आप? डिवाइड कर दोगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/2 मोल आ जाएगा। समझे? अगर आपसे बोल दिया जाए कि 3.011 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स दिए मैंने आपको, किसके? कैल्शियम के,
तो आपको मोल निकालना है इसका। तो 3.011 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स है, तो आपने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 1/2 मोल। समझे? कोई डाउट किसी को? बोले पागल लोग। नहीं सर। ठीक है, आगे चलो। अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मोल्स। हमने एक लिया टब, ठीक है, ये लिया कंटेनर, इसमें हमने 3 चीज मिला दी। क्या क्या? NaCl मिला दिया, पानी मिला दिया, और हमने मिला दिया इसमें क्या, कुछ भी ले लो, ग्लूकोज ले लो, ठीक है। अब ये हमने दे दिया आपको 58.5 ग्राम, ये दे दिया 9 ग्राम, ये दे दिया आपको 90 ग्राम। मोल निकाल लो पहले इसका। तो पहले तो आप मोल निकाल लोगे तो इसका 58.5 अपॉन 58.5 डिवाइड करोगे 1 मोल आ जाएगा। H2O का मोल निकालोगे तो 9 अपॉन 18, इसका आ जाएगा 1/2 मोल। इसका आ जाएगा मोल 90 अपॉन ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180, तो इसका आ जाएगा 1/2 मोल। समझे? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? निकाल लेना इसका, ठीक। तो हमने मोल निकाल लिए। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय काई। इसको क्या पढ़ते हैं? काई पढ़ते हैं। काई इज अ ग्रीक लेटर। तो हमें निकालना है NaCl का मोल फ्रैक्शन। तो मोल ऑफ NaCl अपॉन मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ NaCl प्लस मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो मोल ऑफ NaCl कितना हो जाएगा? 1। वाटर का मोल, वाटर का मोल कितना है? 1/2। सोडियम क्लोराइड का 1, ग्लूकोज का 1/2, कितना हो जाएगा भाई? 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 5/2। कितना हो जाएगा? 2/5। ऐसे हम सबका निकाल सकते हैं। इसका 2/5 आ जाएगा, ठीक है। इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? इसका तो 2/5 हो गया। ऐसे ही हम किसका निकाल लेंगे? वाटर का। वाटर का कितना हो जाएगा? वाटर 1/2 और अपॉन कितना हो गया? 5/2, तो कितना हो जाएगा? 1/5, और इसका भी 1/5 हो जाएगा। तो तीनों के मोल फ्रैक्शन आप जोड़ दो भाई, x1 x2 x3। तो जोड़ दो भाई, 1/5 और इसका कितना हो जाएगा? 2/5। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? सर NaCl का 1/2 आएगा 1/2 और आएगा। बाकी, हाँ, और बाकी दोनों का 1/4। बाकी दोनों का 1/4। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक 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 ठीक, 1/4। तो 1/4 आ रहा है इसका, और इसका भी 1/4, और इसका कितना हो जाएगा? 2/4। तो 2/4 कर लो इसको, 2/4, 2/4। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4/4। मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? 1। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 1, ठीक, इज 1। गॉट इट? कोई डाउट किसी को? ऑल क्लियर? डन ना? आगे चलूं? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा आपको। यहां पर हमारे पेज भी खत्म हो गए, इसको आप नोट कर ले सब कुछ। हमारे ना पेज खत्म हो गए हैं। मैं दूसरी मीटिंग स्टार्ट करता हूं 10 मिनट में, आप लोग ज्वाइन कर लेना। 10 मिनट में मीटिंग ज्वाइन स्टार्ट करूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। पानी आनी पीकर आ जाओ आप लोग। हम लोग मिलते हैं 10-15 मिनट बाद, ठीक है। 1:10 पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हम लोग को खत्म करना है 20 मिनट में, फिर हम लोग
दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे। आप लोग लीव कर दो अभी।